वेलकम स्टूडेंट्स। तो पहले हमारा ये चल रहा था नाभिक के बलों का मैसन सिद्धांत। हाइगेनबर्ग ने दिया था अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के आधार पर और उसको गलत साबित करने के बाद युकावा ने अपना मैसन सिद्धांत दिया, जिसकी ये तीन नियम थे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जब चेंज हो रहे हैं तो वहां पर एक्सचेंज पार्टिकल के रूप में किसका यूज किया जा रहा है, पाई माइनस, पाई प्लस या पाई जीरो का। तो आपने वहां तक लिख लिया था कि जो पाइयोस पार्टिकल है वो तीन होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो। उसके बाद लिखना नेक्स्ट लाइन से लिखना 0.1 डालकर, इसी तरह से इसका 0.1 डालकर 1 डालें, उसमें लिखें या नंबर 1 को अभी काटें अभी, पहले लैंग्वेज उसी में लिखें। नेक्स्ट लाइन से यदि एक न्यूक्लियन के पास कोई दूसरा न्यूक्लियन है, यदि एक न्यूक्लियन के पास कोई दूसरा न्यूक्लियन है, एक न्यूक्लियन के पास यदि कोई दूसरा न्यूक्लियन है, तब एक न्यूक्लियन से उत्सर्जित पाइऑन, तब एक न्यूक्लियन से उत्सर्जित पाइऑन दूसरे न्यूक्लियन द्वारा, एक न्यूक्लियन से उत्सर्जित पाइऑन दूसरे न्यूक्लियन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, दूसरे न्यूक्लियन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब डालें फर्स्ट पॉइंट, डालें, उसमें लिखें एक न्यूट्रॉन पाई माइनस उत्सर्जित करके प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। एक न्यूट्रॉन पाई माइनस को उत्सर्जित करके प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है तथा इस पाई माइनस को पास में स्थित प्रोटॉन ग्रहण करके, तथा इस पाई माइनस को पास में स्थित प्रोटॉन ग्रहण करके या अवशोषित करके, कुछ भी लिख लेना, ग्रहण करके या अवशोषित करके न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है, न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। और इस लाइन को लिख देना न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाली और ब्रैकेट में बंद कर देना इस तरह से। सिंपल है, बस आवेश संरक्षण का नियम लगाना है इसमें, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं इसको। लिख दें इसको, सेकेंड पॉइंट लिखना, एक प्रोटॉन पाई प्लस का उत्सर्जन करके, सेकेंड पॉइंट, एक प्रोटॉन पाई प्लस का उत्सर्जन करके न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। एक प्रोटॉन पाई प्लस का उत्सर्जन करके न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है तथा पास स्थित कोई दूसरा न्यूट्रॉन पाई प्लस का अवशोषण करके प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है, पाई प्लस का अवशोषण करके प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। और इसको लिख देना सेकंड को,
लिख लिया इसको। थर्ड पॉइंट लिखना, इसी प्रकार पाई जीरो का विनिमय से भी, पाई जीरो के विनिमय से भी, थर्ड पॉइंट पे लिखना, इसी प्रकार पाई जीरो के विनिमय से भी नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। इसी प्रकार पाई जीरो के विनिमय से भी नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। इसी प्रकार नाभिकीय बल के पाई जीरो के विनिमय से भी नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। और थर्ड पॉइंट में इन दोनों समीकरणों को लिख देना, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन वाली। कंप्लीट कर दें इसको। और जो पाईऑन्स पार्टिकल हैं, पाई प्लस पाई माइनस, इनके द्रव्यमान का हमें क्या करना है, यहाँ पर आंकलन करना है। तो पाइयोन कणों के या मेसन पार्टिकल के द्रव्यमान का आंकलन, ये नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, पाइयोन कण के, पाइयोन कणों के द्रव्यमान का आंकलन, पाइयोन कणों के द्रव्यमान का आंकलन, नेक्स्ट हेडिंग है ये। पाइयोन कणों के द्रव्यमान का आंकलन, ये लिख दिया होगा आपने। और इधर देखें, पूरा फोकस इधर करो, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। पाइयोन कणों के द्रव्यमान का आंकलन मतलब जो पाई प्लस आई, पाई माइनस आई या पाई जीरो आया, इनका मास निकालना है। तो मास को हम किस तरह से निकालेंगे, तो हाइगेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आपने पढ़ा है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स लगभग इक्वल टू एच कट बराबर, क्योंकि एच कट अपॉन 2 से बड़ा है तो हम उसको लगभग बराबर मान लिया एच कट के। या आपने ऊर्जा और उसकी टर्म में भी पढ़ा है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, ऊर्जा और समय के रूप में भी पढ़ा है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी लगभग एच कट। तो इसका यूज करेंगे हम कि कोई भी पाइयोन पार्टिकल है, वो यदि प्रकाश के वेग से गति कर रहा है तो उसके पास कुछ ऊर्जा होगी, तो ऊर्जा में अनिश्चितता इंटू समय में अनिश्चितता इक्वल होगी एच कट के बराबर। तो यहाँ पर जो उसका समय है उसमें अनिश्चितता कितनी होगी, दूरी बटे 4, कितनी होगी, दूरी बटे 4। और यहाँ पर जो पाइयोन कण है वो कहां पर विनिमय हो रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब चेंज हो रहे हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर चेंज हो रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत ही हो रहे हैं, नाभिक के अंतर्गत ही। तो समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे 4, 4 उसकी हमने पाइयोन कण है उसी के अंतर्गत कितने बहुत तेजी से विनिमय हो रहा है। और ये क्वांटम पार्टिकल है, ये ध्यान रखना, जो पाइयोन पार्टिकल है, पाई प्लस पाई माइनस पाई जीरो, इनका विनिमय हो रहा है नाभिक के अंतर्गत, और क्वांटम पार्टिकल है तो इनका वेग हमने मान लिया कितने के बराबर, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर, मैक्सिमम मानकर चल रहे हैं। वो मैक्सिमम कितने वेग से गति कर सकता है, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर। और दूरी उसकी कितनी रहेगी, उस नाभिक के अंतर्गत ही वो, और नाभिक का आकार कितना है 1.7 कुछ भी ले लें, 1 फर्मी, 1.5 फर्मी या कुछ फर्मी, तो हमने ले लिया इसका 1.7 फर्मी, कुछ भी ले सकते हैं, 1.5 फर्मी भी ले लेंगे तो लगभग एग्जैक्ट उसी के पास आएगा, क्योंकि इसका भी इफेक्ट है यहाँ पर 10⁻⁻15 का। क्यों 15 छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो उसका 1.5 ले रहे हो, 1.6 ले रहे हो, उसका ज्यादा मतलब नहीं पड़ेगा वहां पर। तो डेल्टा टी जो समय में अनिश्चितता है पाइयोन कण की, दूरी बटे 4, समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे 4, दूरी तो कितनी हो जाएगी ये, और सी कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और डेल्टा ई पाइयोन कण के पास जो एनर्जी है कौन सी होगी, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से E = mc² से, तो डेल्टा ई कितनी हो जाएगी m पाई इंटू c²। समीकरण 1 इसको डाल दिया, 2 इसको डाल दिया, 3, तो इसमें हम लिख सकते हैं डेल्टा ई की वैल्यू समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर कितना आएगा m पाई इंटू c², इसका रख दिया, इसका रखेंगे r/c, और इसका रख दिया हमने h कट। हमें तो क्या निकालना है, पाइयोन कण का द्रव्यमान निकालना है, तो h कट अपॉन में c से एक c जाएगा, ऊपर c बचेगा और वो c आ जाएगा नीचे, ठीक है। और ये वाला जो r बचा है ये r कहाँ चला जाएगा, सॉरी ये r कहाँ चला जाएगा नीचे,
तो एम पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, इनकी वैल्यू रखनी है, इसकी कितनी होगी 1.054 इंटू 10⁻⁻34, प्रकाश का वही 3 इंटू 10⁻8, आर का मान कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻15, 1.5 या 1 फर्मी भी ले सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग बराबर आएगा 226 इंटू 9.1 10⁻31 किलोग्राम, एम पाई इतना आएगा। और इसको हम लिख सकते हैं कितना 226, ये किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास, तो हम ये कह सकते हैं 226 गुना ऑफ एन ई, इलेक्ट्रॉन के मास का कितना गुना होगा 226 एन ई गुना होगा, इलेक्ट्रॉन के मास का 226 गुना होगा वो। ठीक है, तो लिखें, इसको कंप्लीट कराएं। देखें पहले लैंग्वेज लिखें, इसमें लिखें, इसमें पाइयोन कणों के द्रव्यमान का आकलन करने के लिए पाइयोन कणों के द्रव्यमान का आकलन करने के लिए हाइगेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, हाइगेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अर्थात इक्वेशन 1 को लिख देना, इक्वेशन नंबर 1 को लिख देना। उसके बाद लिखना नाभिकीय बल की परास R इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है, 1.7 गुणा 10⁻⁻15 मीटर होती है। यदि पाइयोन प्रकाश के वेग से गति करे तो यदि पाइयोन प्रकाश के वेग से गति करे तो प्रकाश के वेग से गति करे तो तब इस परास में उपस्थित न्यूक्लियनों के मध्य विनिमय में लगा समय डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समय में अनिश्चितता, मतलब कितना समय लग सकता है उसको विनिमय होने में, विनिमय में लगा समय, डेल्टा टी इक्वल टू आर अपॉन सी, दूरी बटे 4, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 तथा पाइयोन कण की ऊर्जा डेल्टा ई को लिख दें और पूरा कंप्लीट कर दें नीचे तक, समीकरण 3 को लिखते हुए पूरा कंप्लीट कर दो।
पाई जो पाई पार्टिकल है, पाई मैसन पार्टिकल है, उसका जो मास है वो कितना होता है 226 Me। फर्मी को मीटर में चेंज करना होगा क्योंकि ऐसा यूनिट में ही हमें लेकर चलना है, इसलिए आर को हमने 1.7 × 10⁻⁻15 मीटर लिखा है। ठीक है, और तो ये तो इलेक्ट्रॉन के मास का 226 गुना है। प्रोटॉन का मास कितना गुना होता है इलेक्ट्रॉन के मास का? 1836 गुना। ये भी लिख देना कहीं पर, ऊपर लिख देना कि इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब पाई मैसन पार्टिकल है वो प्रोटॉन की तुलना में कैसा है? कम भारी है, उसका वेट ज्यादा है प्रोटॉन का पाई की तुलना में, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, उसका 226 गुना है एम पाई। ठीक है, यहां तक लिख लिया आपने। अरे लिखते रहना और साथ के साथ इसको पढ़ना भी पीछे का जितना भी हो गया, क्योंकि ये आगे सारी चीजें यूज होंगी, क्योंकि नाभिक के बारे में हम नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, नाभिक के गुणों के बारे में। ठीक है, ये चीजें जब आपको पता होंगी तभी आगे कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो आगे हेडिंग डालो इसी में, नाभिकीय विभव, अलग से हेडिंग है नाभिकीय विभव, न्यूक्लियर पोटेंशियल, न्यूक्लियर पोटेंशियल। अरे इस तरह का ग्राफ पढ़ाएगा आपने? देखो, न्यूक्लियर पोटेंशियल से मतलब क्या है कि नाभिक के अंदर का जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कौन से पोटेंशियल, कौन से विभव को फील कर रहे हैं वहां पर, तो उसी को बोलते हैं नाभिकीय विभव। तो नाभिक का जो आकार है फर्मी ऑर्डर का होगा, तो फर्मी ऑर्डर का होने की वजह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें अंदर किस कारण बंधे हुए हैं, छोटे सी जगह में किस कारण बंधे हुए हैं? नाभिकीय बल की वजह से। और वो नाभिकीय बल वैसे तो कौन सी नेचर का है? आकर्षण नेचर का। लेकिन उसका अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो उसकी थोड़ी थोड़ी प्रकृति कैसी भी है? प्रतिकर्षणात्मक भी है, प्रतिकर्षणात्मक भी है। मतलब आकर्षण के साथ साथ वो कौन सी नेचर भी रख रहा है? प्रतिकर्षण नेचर भी रख रहा है। इस चीज का कैसे पता चला? जब उसका हम विभव देखते हैं तो उसका जो विभव है या स्थितिज ऊर्जा देखते हैं, यू क्या है यहाँ पर? स्थितिज ऊर्जा। इसको देखने से पहले मेरे को एक चीज बताओ, यदि स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है तो वो आकर्षण की नेचर को बताता है या प्रतिकर्षण की नेचर को? यदि स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है तो वो आकर्षण की नेचर को दिखाता है या प्रतिकर्षण की नेचर को? आकर्षण की को। और यदि पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण को। कैसे? जैसे हम स्थितिज ऊर्जा हम उसमें लिखते हैं कूलम पोटेंशियल के लिए K Q1 Q2/R, ऐसे लिखते हैं। ये आकर्षण कब होगा? जब एक चार्ज तो पॉजिटिव हो, दूसरा चार्ज नेगेटिव हो, या ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, मतलब एक प्लस होना चाहिए एक नेगेटिव, तभी तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। और माइनस साइन आएगा तो वो मतलब किसको दिखा रहा है? आकर्षण की नेचर को। और यदि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हुए या दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हुए तो उस स्थिति में यहाँ पर साइन कौन सा आएगा? प्लस प्लस हुए तो प्लस, माइनस माइनस हुए तो माइनस माइनस की वजह से भी प्लस हो जाएगा। तो उस स्थिति में प्लस साइन है और प्लस प्लस चार्ज या माइनस माइनस चार्ज के बीच में तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो प्लस साइन हमेशा प्रतिकर्षण को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि नेगेटिव साइन है आकर्षण की नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखना, नाभिक के अंतर्गत जो न्यूक्लियॉन है उनकी जो स्थितिज ऊर्जा है, जब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की स्थितिज ऊर्जा देख रहे हैं, जैसे कि नाभिक के अंतर्गत न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन ये यदि 0.8 फर्मी की दूरी पर है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 0.8 फर्मी की दूरी पर है, तब उनके बीच की जो स्थितिज ऊर्जा है इसका ऋणात्मक मान हम देख रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा है। मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं,
कि सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड परिमाण है वो इस स्थिति में जाकर है यहाँ पर। ये कौन सी स्थिति में? 0.8 फर्मी पर होते हैं। उस स्थिति में ऋणात्मक मान सबसे ज्यादा है, मतलब स्थिति ऊर्जा ऋणात्मक है और वो भी सबसे ज्यादा है। ऋणात्मक का मतलब यहाँ पर उस स्थिति में जो न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, उनके बीच में कैसा बल लग रहा होगा? आकर्षण बल लग रहा होगा, क्योंकि स्थिति ऊर्जा कैसी है? ऋणात्मक है। तो यहाँ पर जाकर उनके बीच में कैसा बल लग रहा होगा? आकर्षण बल लग रहा होगा। और जैसी दूरी 0.8 फर्मी से या तो इधर होगी या फिर इधर होगी, तो उस स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान में क्या आ रही है? परिमाण में तो कमी आ रही है। इस लाइन पर देखें हम, यहाँ पर सबसे ज्यादा मान तो यहाँ तक है। परिमाण का मतलब क्या है? माइनस u0 का परिमाण देख रहे हैं, प्लस माइनस को नहीं देख रहे हैं, परिमाण देख रहे हैं। 5 है, 10 है, 15 है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा है। लेकिन थोड़ा भी इधर गए, यहाँ पर गए या यहाँ पर गए, तो इसके परिमाण में क्या आ जाएगी? कमी हो गई। तो सबसे अधिक स्थिति ऊर्जा कहाँ पर है? 0.8 फर्मी पर है। और जब भी दूरी 0.8 फर्मी से कम या ज्यादा होगी तो स्थितिज ऊर्जा के मान में क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। और 0.5 फर्मी पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होने लग जाता है? 0। और 0.5 फर्मी से जैसी हम थोड़ा भी इधर आए, डिस्टेंस जैसी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जैसी डिस्टेंस 0.5 फर्मी से इससे जैसी कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा होता जा रहा है? यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, मतलब प्लस वाले रीजन में क्या बन रहा है? ग्राफ बन रहा है इस तरह से। प्लस वाले रीजन में ये वाला क्या आया? ग्राफ आया। मतलब स्थिति ऊर्जा कैसी हो गई? धनात्मक। स्थिति ऊर्जा धनात्मक होने से मतलब क्या है? मतलब जो न्यूक्लियन है उनके बीच में अब कौन सा बल लगने लग गया? वहां पर प्रतिकर्षण बल लगने लग गया। तो ये कह सकते हैं जब भी 0.5 फर्मी से ज्यादा दूरी होगी किनके बीच में? न्यूक्लियनों के मध्य। 0.5 फर्मी से ज्यादा दूरी होगी न्यूक्लियनों के मध्य, तब तक तो कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण की नेचर का। और जैसे कम होने लगेगी तो उनको प्रतिकर्षित करेगा। मतलब ऐसी स्थिति रहती है। ये नाभिक है, इसके अंतर्गत प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो, वे एक दूसरे से दूर भी भागते रहते हैं और पास भी आते रहते हैं। जैसे जैसे ये पास आएंगे एक दूसरे में बिल्कुल समाहित नहीं हो जाए, फिर 0.5 फर्मी से जैसी डिस्टेंस कम होने लगेगी तो फिर से क्या लगने लग जाएगा? प्रतिकर्षण बल लगने लग जाएगा। वैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो 0.8 फर्मी पर कैसा लगने लग जाएगा? फिर से आकर्षण। तो इस तरह से एक दूसरे से पास दूर इस तरह से होते रहते हैं। लेकिन कौन से ऑर्डर में होंगे? वो नाभिक के अंतर्गत ही, 10⁻⁻15 मीटर के अंदर रीजन में ये ऐसे करते रहते हैं कि पास आएंगे फिर दूर जाएंगे, पास आएंगे। मतलब इनकी कक्षाओं में तो स्पिन कर ही रहे हैं। स्पिन में मोशन होने की वजह से क्या करते रहते हैं? एक दूसरे के पास और दूर आते रहते हैं। जब पास आएंगे 0.5 फर्मी से कम डिस्टेंस होगी तो इनके बीच में फिर प्रतिकर्षण लगने लग जाएगा, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो। 0.5 फर्मी से जैसे कम होगी फिर इनके मध्य प्रतिकर्षण होगा, भागेंगे। फिर दूर जैसे जाएंगे इनकी ऑर्डर 0.8 फर्मी से के ऑर्डर में आएगी डिस्टेंस, फिर से क्या होने लग जाएगा? आकर्षण। इस तरह से इनके बीच में चलता रहता है। तो इस ग्राफ को बनाएं पहले, ठीक है। तो आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण वाली नेचर का भी है ये बल, नाभिकीय बल। तो नाभ की विभव हेडिंग डालकर इस चित्र को बना दो। और देखें इसमें नाभिकीय बल की प्रकृति आकर्षण होने के साथ साथ नाभिकीय बल की प्रकृति आकर्षण होने के साथ साथ प्रतिकर्षण बल के रूप में भी होती है। नाभिकीय बल की प्रकृति आकर्षण होने के साथ साथ प्रतिकर्षण बल के रूप में भी होती है। इसलिए नाभिक के दो न्यूक्लियनों के मध्य लग रहे बल के कारण इनके बीच स्थितिज ऊर्जा को
इसलिए नाभिक के दो न्यूक्लियनों के मध्य लग रहे बल के कारण इनके बीच स्थितिज ऊर्जा को ग्राफ में दर्शाया गया है। स्थितिज ऊर्जा को ग्राफ में दर्शाया गया है। ग्राफ से स्पष्ट है कि न्यूक्लियनों के मध्य की दूरी, ग्राफ से स्पष्ट है कि न्यूक्लियनों के मध्य की दूरी 0.8 फर्मी होने पर, ग्राफ से स्पष्ट है कि न्यूक्लियनों के मध्य की दूरी 0.8 फर्मी होने पर स्थितिज ऊर्जा का मान सबसे अधिक ऋणात्मक प्राप्त होता है। ग्राफ से स्पष्ट है कि न्यूक्लियनों के मध्य की दूरी 0.8 फर्मी होने पर स्थितिज ऊर्जा का मान सबसे अधिक ऋणात्मक प्राप्त होता है। ऋणात्मक मान, स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान सबसे अधिक है। ठीक है, इस स्थिति में न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, इस स्थिति में न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। इस स्थिति में न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। न्यूक्लियनों के बीच की दूरी घटने या बढ़ने पर, न्यूक्लियनों के बीच की दूरी घटने या बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान में, स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान में स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान में कमी आती है। स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान में कमी आती है तथा आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। ऋणात्मक मान में क्या होगी, इधर तो 0.8 फर्मी से कम होगा या ज्यादा होगा, तो आकर्षण बल के मान में कमी आने लग जाएगी। कमी होती है तो आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। जब न्यूक्लियनों के बीच की दूरी 0.5 फर्मी होती है, जब न्यूक्लियनों के बीच की दूरी 0.5 फर्मी से कम होने लगती है, इस तरह से लिखना, जब न्यूक्लियनों के बीच की दूरी 0.5 फर्मी से कम होने लगती है तब स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक प्राप्त होता है। तब स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक प्राप्त होता है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक प्राप्त होता है अर्थात नाभिकीय बल प्रतिकर्षण की प्रकृति का हो जाता है। अर्थात नाभिकीय बल प्रतिकर्षण की प्रकृति का हो जाता है। तो यहां तक नाभिकीय विभव हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। यहां तक नाभिकीय विभव कि 0.8 फर्मी है, आकर्षण होगा, जैसे 0.5 फर्मी से या 0.5 फर्मी से जैसे कम होगा तो वहां पर वो धनात्मक प्रकृति का होगा, और धनात्मक होने की वजह से प्रतिकर्षण नेचर का होगा वो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।